नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में एक दुखद सड़क हादसे में 10 जवानों की मौत, 11 घायलों को किया गया एयरलिफ्ट। भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर वाहन के गहरी खाई में गिरने की वजह से हुआ हादसा। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सारंडा में 10 नक्सली ढेर, कई इनामी और बड़े नक्सली भी शामिल। इलाके में सर्च अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार को सप्त ऋषियों की तपस्या की पावन भूमि बताया। कहा, विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा में ही निहित। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों होंगी। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह निर्धारित होगी। पूजा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्द होगा रक्षा समझौता। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने यूरोपीय यूनियन की संसद में दी जानकारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है, तो वहीं 11 जवान घायल हुए हैं। सभी घायल जवानों को कमांड हॉस्पिटल उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया है। यह हादसा भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास हुआ। सेना का कैस्पर वाहन फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का वाहन खाई में गिरने से 10 जवान शहीद हो गए। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डोडा में हुए दुखद सड़क हादसे से बहुत दुख हुआ, जिसमें हमने भारतीय सेना के अपने 10 बहादुर जवानों को खो दिया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों का इलाज चल रहा है और उन्हें बेहतरीन इलाज मिले, इसके लिए सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश हमारी सेना और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस हादसे पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, भदरवाह चंबा रोड पर आर्मी के एक वाहन के दुखद हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसमें 10 जवानों की जान चली गई और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती कराया गया है। कमांड हॉस्पिटल के इंचार्ज मेजर जनरल डॉक्टर संजय शर्मा से भी बात की, जो मुझे रेगुलर अपडेट दे रहे हैं। हर संभव मेडिकल मदद दी जा रही है। हमारे बहादुर जवानों के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान इनामी नक्सली समेत कई नक्सलियों को मार गिराया। 10 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने इस बात की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए रणनीतिक ढंग से नक्सलियों को घेर लिया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज हरिद्वार के बैरागी द्वीप पर आयोजित परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में शामिल हुए। गायत्री परिवार द्वारा माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी
और अखंड दीप शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड में कदम रखते ही हजारों वर्षों की तपस्या की ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने हरिद्वार को सप्त ऋषियों की तपस्या की पावन भूमि बताया। उन्होंने कहा, अनगिनत संतों ने हरिद्वार में करोड़ों लोगों की आत्मा को जागृत कर उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है। कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया। अमित शाह ने कहा, विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा में ही निहित है। को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। इससे पहले अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। अमित शाह ने हरिद्वार के शांति कुंज स्थित गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन भी किए। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की दायर की गई नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार को नमाज 1 से 3 बजे के बीच होगी। साथ ही नमाज अदा करने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक अलग प्रवेश और निकास मार्ग दिया जाएगा, जबकि पूजा करने वालों के लिए अलग रास्ता होगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका में शुक्रवार यानी कि बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज से रोकने और सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार भोजशाला में हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा की अनुमति है, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि यदि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी तो उस दिन क्या किया जाएगा। वहीं एएसआई के वकील ने कहा कि अगर नमाज के लिए आने वालों की संख्या बता दी जाए तो उनके लिए पास जारी किए जा सकते हैं ताकि प्रवेश में कोई समस्या ना हो। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज शाम तक एएसआई को जानकारी देने का निर्देश दिया है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस और इन्वेस्टमेंट मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की मौजूदगी इस बार सिर्फ भागीदारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश ने ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में एक नया विजन भी पेश किया, जिसके चलते दुनिया की कई कंपनियां भारत से व्यापार बढ़ाने में रुचि ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भागीदारी। दावोस सम्मेलन ने भारत की विकास गाथा को और मजबूत किया। टेमासेक के अध्यक्ष टीओ ची हिन ने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में रुचि व्यक्त की। सिंगापुर भारत के भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे और डीप टेक स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। एआई, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं से भारत का एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला भागीदार के रूप में उभरना स्पष्ट होता है। इसके अलावा भारत ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, दाओस में भारत पर वैश्विक विश्वास। मायस्क भारत के साथ मिलकर जहाजरानी, बंदरगाहों, रेलवे और सेमीकंडक्टर सामग्रियों सहित लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। हनीवेल भारत के साथ रेलवे आधुनिकीकरण में साझेदारी कर रही है। वो भारत में अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। क्रोएशिया के जाग्रेब में मौजूद भारतीय दूतावास में भारत विरोधी तत्वों ने तोड़फोड़ की है। इस हमले पर विदेश मंत्रालय ने लिखित बयान जारी कर कड़ी निंदा की है। MEA ने लिखा, हम जाग्रेब क्रोएशिया में स्थित हमारे दूतावास में एंटी इंडिया तत्वों द्वारा अतिक्रमण और तोड़फोड़ की घटना की निंदा करते हैं। वियना संधि के तहत राजनयिक परिसर अभेद्य होते हैं और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। हमने इस मामले को क्रोएशियाई अधिकारियों के साथ नई दिल्ली और जाग्रेब दोनों में कड़े तरीके से उठाया है और उनसे अपराधियों के अवैध कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अनुरोध किया है। साथ ही MEA ने कहा कि ऐसी घटनाएं उन लोगों के चरित्र और उद्देश्यों को भी उजागर करती हैं जो इसके पीछे हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के महापौर पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी घोषित कर दी गई है। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, मालेगांव, नांदेड़, नागपुर, मीरा भायंदर, धुले और नासिक में महापौर पद सामान्य खुला वर्ग महिला के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, सांगली, मिरज, कुपवाड़, अमरावती, वसई, विरार, सोलापुर, पिंपरी चिंचवाड़ और भिवंडी में ये सामान्य खुला वर्ग के लिए रहेगा। कल्याण, डोंबिवली का महापौर पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि लातूर और जालना में महिला महापौर होंगी। ठाणे का महापौर पद अनुसूचित जाति के लिए तय किया गया है। अकोला, जलगांव, चंद्रपुर और अहिल्यानगर में OBC महिला वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित रहेगा, जबकि उल्हासनगर, पनवेल, इचलकरंजी और कोल्हापुर में OBC वर्ग को महापौर पद मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस आरक्षण से आगामी चुनावों में नए नेतृत्व को अवसर मिलेगा और राजनीतिक समीकरण बदलाव की संभावना है। तेलंगाना में कथित नैनी कोयला घोटाले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस कड़ी में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष N रामचंद्र राव ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी के सिंगरेनी कोलियरीज से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में एक भ्रष्ट कांग्रेस सरकार शासन कर रही है। रामचंद्र राव ने आरोप लगाया कि नैनी कोयला घोटाले में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी का एक हिस्सा कांग्रेस नेताओं के करीबी की एक निजी कंपनी को सौंपा गया, जिससे पारदर्शिता और हितों के टकराव पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले VRS सरकार के दौरान भी ऐसे प्रयास हुए थे और अब कांग्रेस सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। भाजपा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार सभी दस्तावेज CBI को सौंपती है तो केंद्र सरकार जांच के लिए तैयार है। इस बीच कांग्रेस और BRS की ओर से आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। डाक विभाग ने नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इंडिया पोस्ट ने इस वित्त वर्ष के लिए 17,546 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट तेजी से पार्सल और लॉजिस्टिक्स आधारित संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, जो ई-कॉमर्स और नागरिक सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा। This year, 25-26, after we have instituted our quarterly reviews and our bottom-up targets setting system as opposed to a top-down targets setting system,
we have got a target of 17,546 crores for the year, which means we are targeting a 30% increase in revenues in one fiscal alone from 13,240. And therefore, the growth rate compared to 23-24 to 24-25, which is only a minuscule 3%, we intend to increase 10 times to 30%. और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गूंज कर्तव्य पथ पर सुनाई देगी। तीनों सेनाओं के 29 विमान एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे और भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन का प्रदर्शन होगा। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस बार कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिलेगी और ख़ास तौर से फ्लाई पास्ट में, क्योंकि इस बार इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी फ्लाई कर रहे हैं। हमारे साथ हैं विंग कमांडर राजेश देसवाल। आइए उनसे बात करते हैं। ये सीमलेस इंटीग्रेशन को दिखाएंगे आप, वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा और कितना ख़ास रहेगा? सीमलेस इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे तीनों ही सर्विसेज के जहाज़ इसमें दिखाई देंगे। आपको हमारे आर्मी की तरफ से ALH जहाज़ दिखाई देंगे, LCH अपाचे दिखाई देंगे। एयरफोर्स के तो हमारे विमान रहते ही हैं। उसके साथ में अगर मैं इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं तो आपको P-8I एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विथ Su-30 MKI आपको वरुणा फॉर्मेशन में दिखाई देगा। कितना चैलेंजिंग था या कितना अच्छा है ये कि तीनों सेनाएं एक साथ उड़ेंगी कर्तव्य पथ पर? ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है कि हमारा साथ में इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस जो है ये अभी हमारा रेगुलर अफेयर हो गया है, तो इतनी कोई हमें मुश्किलें का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस रहता है एंड ऑल द 3 सर्विसेज जो हैं हमारी एक साथ में काम करती हैं। अच्छा, इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को इंडियन एयरफोर्स भी प्रोजेक्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन भी दिखाई देगा। कितने जहाज़ उड़ रहे हैं उनके बारे में बताइए। अगर मैं एयरफोर्स वाली फॉर्मेशन की बात करूं तो एक हमने डेडिकेटेड सिंगल पावरफुल कंपोजिट फॉर्मेशन हमने आपकी बार रखी है, जिसका नाम रहेगा सिंदूर फॉर्मेशन। सिंदूर फॉर्मेशन में आपको 7 लड़ाकू विमान दिखाई देंगे। ऑपरेशन सिंदूर का जो आपने सिंदूर का जो फॉर्मेशन बनाया है, अलग अलग फॉर्मेशंस जो हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा खासतौर से आम आदमी के लिए? हमारे दर्शकगण जो टीवी के माध्यम से या फिर कर्तव्य पथ के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन को देखना चाहेंगे तो उनको ये एक अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें हमारी सिंदूर फॉर्मेशन में 7 जहाज विच विल इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ फाइटर्स वो उनको देखने को यहाँ मिलेगा। तो ये थे विंग कमांडर राजेश देसवाल। आपने सुना किस मुस्तैदी के साथ और किस जोश के साथ इंडियन एयरफोर्स तैयार है इस बार कर्तव्य पथ के लिए। कैमरामैन कालरा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, TD न्यूज़, दिल्ली। भारत में स्ट्रोक मृत्यु और दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस गंभीर समस्या में कमी लाने के लिए असम सरकार को 2 मोबाइल स्ट्रोक यूनिट सौंपी हैं। मोबाइल स्ट्रोक यूनिट से ग्रामीण, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों तक जीवन रक्षक स्ट्रोक उपचार सुगमता से पहुंचेगा। इस पहल से उपचार का समय 24 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह गया है और स्ट्रोक से होने वाली मौतों में 1/3 की कमी आई है। मोबाइल स्ट्रोक यूनिट की सहायता से रोगी के घर पर या उसके आसपास स्ट्रोक का शीघ्र निदान और इलाज संभव हो पाता है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रोक के रोगियों को इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं। हैदराबाद के विश्व प्रसिद्ध मेदाराम जतरा मेले की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंच रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने जतरा में आने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है, जिससे श्रद्धालु अब मेले और आसपास के इलाकों का हवाई नज़ारा देख सकेंगे। भक्तों की सुविधा के लिए पडिगापुर में बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर जॉय राइड्स का आयोजन किया जा रहा है। इन राइड्स के जरिए श्रद्धालुओं को करीब 6 से 7 मिनट तक मेदाराम जतरा का एरियल व्यू देखने का अवसर मिलेगा। इस जॉय राइड का किराया 4,800 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि हनुमाकोंडा से मेदाराम तक के राउंड ट्रिप के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसका शुल्क
35,999 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं मेदाराम के आसपास के प्राकृतिक नज़ारों को ऊपर से देखने के लिए तड़वई मंडल के एलुबाका इलाके से भी हेलीकॉप्टर सर्विस दी जा रही है। आयोजकों के अनुसार ये सेवा इस महीने की 31 तारीख तक रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में प्रधानमंत्री संसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में हैदराबाद सिकंदराबाद के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को उजागर किया गया। ये कार्यक्रम खेल भावना को बढ़ावा देने और फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए 4 साल से लगातार चल रहा है। इस खेल महोत्सव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार 35,000 खिलाड़ियों ने नामांकन किया है। कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, बीजेपी राज्य अध्यक्ष रामचंद्र राव, बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल और क्रिकेटर द्रुति और डायना डेविड जैसे दिग्गज मौजूद रहे। साइना ने कहा कि मोदी जी के प्रोत्साहन से देश में खेलों का स्तर बढ़ा है और मेडल्स की संख्या में वृद्धि हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि हमें खेलों में भी भारत को नंबर 1 बनाना है। ये 15 दिवसीय महोत्सव युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और कौशल को बढ़ावा देगा। एक फिट इंडिया के नाम पर नरेंद्र मोदी जी आज प्रोत्साहन कर रहे। इसके अंतर्गत मैं सिकंदराबाद, हैदराबाद के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स है, कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स है, उनको प्रधानमंत्री जी का आदेश पर आज 15 दिन का कार्यक्रम आयोजन किया है। लगभग 35 ग्राउंड्स में कार्यक्रम होगा। आज आदरणीय तेलंगाना गवर्नर शुरुआत किया है। कल से अलग अलग ग्राउंड्स पे जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से स्पोर्ट्स कंपटीशन कल से शुरू होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीत हासिल करके इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डेनमार्क की अपनी प्रतिद्वंद्वी लाइन हुजमार्क कज़ेरफेल्ड पर 21-19, 21-18 से जीत दर्ज की। डेनमार्क के खिलाड़ी के खिलाफ अब तक हुए 6 मुकाबलों में सिंधु की ये 5वीं जीत थी। सिंधु का अगला मुकाबला टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चीन की चेन यू फेई से होगा। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले में हांगकांग के बैडमिंटन खिलाड़ी जेसन गुनावान को करारी मात दी। लक्ष्य सेन ने जेसन गुनावान को 21-10, 21-11 के बड़े अंतर से हराया। टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।